दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और एग्जाम का पूरा कंप्लीट कोर्स आज हम आरबीएससी बोर्ड का जो बीएसटी का सेक्शन है उसके करने वाले सारे के सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में 22 जून को आने वाले हैं। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी तैयारी करने के लिए पूरा कोर्स करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आता है आपके पास मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर से हम शुरू करते हैं। इसमें मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का पोर्शन आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर है जिसमें आप पढ़ोगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें से क्वेश्चन कौन सा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, उस क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन चलेंगे क्योंकि अब टाइम तो है कम और इसलिए हमें अब तैयारी करनी है शुरू। तो आप ध्यान से बस देखते रहिए, एक के बाद एक मैं पूरा कोर्स करवाऊंगा और उसके साथ मैं आपको मैनेजमेंट के एक पोर्शन को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपके पास सबसे पहला बनता है मैनेजमेंट का परिचय, महत्व, प्रकृति व क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो क्वेश्चन छोटे या बड़े क्वेश्चन जो पुट डाउन होते हैं वो होता है प्रबंध का अर्थ, महत्व और क्षेत्र। मैनेजमेंट हिंदी में बोलते हैं प्रबंध। इसमें आता है फर्स्ट आपके आता है अर्थ का होता है मीनिंग। सेकेंड होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और तीसरा होता है आपके पास नेचर, इसकी प्रकृति। चौथा आपके इसमें पोर्शन है स्कोप, इसका क्षेत्र। ये होती है विशेषता, ये होता है आपके पास प्रकृति और ये होता है स्कोप। स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र। मैनेजमेंट का जो क्षेत्र है इसके बारे में बताइए। तो प्रबंध का अर्थ 100% क्वेश्चन आपके अर्थ, विशेषता, महत्व और प्रकृति में से एक क्वेश्चन बनने वाला है, महत्व, इम्पोर्टेंस। तो आपको इन पोर्शंस को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका अर्थ है जो आप एग्जाम में एक्सप्लेन कैसे करेंगे। एक्सप्लेन करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में आपको लिखना होगा प्रबंध किसे कहते हैं। इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के। अब मैं आपको बता रहा हूँ अर्थ की एक सिंपल सी बात लिखो, इसका डायग्राम। मैनेजमेंट प्रबंध क्या है? एक एक्टिविटी है। गेटिंग डन वर्क फ्रॉम अदर, दूसरों से काम कराने की कला प्रबंध कहलाती है। मैनेजमेंट इज द आर्ट गेटिंग डन वर्क फ्रॉम अदर्स। प्रबंध एक ऐसी कला है दूसरों से काम करवाने की। क्या है? प्रबंध दूसरों से काम करवाने की कला है। प्रबंध एक प्रक्रिया। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। प्रबंध प्रक्रिया है नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण की जो संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस फॉर गेटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, मोटिवेशन, लीडरशिप। आया समझ में? ये एक ऐसी प्रोसेस है जो किस लिए की जाती है? प्रबंध एक ऐसी प्रोसेस है जो इसलिए की जाती है कि हम संगठन के उद्देश्य को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। क्या कर सके? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। तो सबसे पहले आपको लिखना है मीनिंग के अंदर आपको लिखना है इन सिंपल वर्ड। क्या लिखना है? इन सिंपल वर्ड, सामान्य शब्दों में आप क्या लिखोगे? प्रबंध क्या है? प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की कला, गेटिंग वर्क फ्रॉम अदर और आर्ट ऑफ गेटिंग डन वर्क फ्रॉम अदर। अन्य व्यक्तियों से काम करवाने की कला मतलब दूसरों से काम करवाने की कला। क्या? दूसरों से काम करवाने की कला। अन्य व्यक्तियों से जो दूसरा व्यक्ति है उससे काम कैसे करवाना है उसकी जो आर्ट होती है उसे प्रबंध कहते हैं। आप इतना सा सामान्य शब्दों में लिख दो। सेकंड लिखोगे इन ऑथर्स शब्द, ऑथर्स वर्ड विद्वानों
के अनुसार, विद्वानों के अनुसार प्रबंध की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग दी है। तो सबसे अच्छी जो परिभाषा लॉरेंस ए एप्ले ने एक अच्छी बात बोली थी। क्या बात बोली थी? लॉरेंस ए एप्ले ने इतनी सी बात बोली थी कि प्रबंध व्यक्तियों का निर्देशन है, न कि वस्तुओं का। मैनेजमेंट इज अ डायरेक्टिंग ऑफ पर्संस, नॉट एलिमेंट। क्या है? प्रबंध व्यक्तियों का निर्देशन है। मैनेजमेंट क्या है? डायरेक्टिंग ऑफ पर्सन, नॉट एलिमेंट। प्रबंध व्यक्तियों का निर्देशन है, न कि वस्तुओं का निर्देशन है। सेकंड पीटर रैकर की मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग डन वर्क फ्रॉम अदर्स। प्रबंध कला है अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की। प्रबंध कला है अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की। आया समझे? दो परिभाषा मैंने दो ऑथर की दो डेफिनेशन बता दी। जो जिस ऑथर की आपको अच्छी लगे उसकी डेफिनेशन लिख दो। जो तीसरा पार्ट इसके अंदर आता है वो आता है डायग्राम का, इमेज। मैनेजमेंट की कोई भी एक ऐसी इमेज बना दो, सिंपल सी इमेज बनाओ। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। जो डायग्राम है वो डायग्राम नोट डाउन कर लो आप भी। तो डायग्राम कैसा है ना, सिंपल सी बात है। मैनेजमेंट में क्या होता है? ये होता है मटेरियल, मैन, मेथड, मशीन। ये होती है प्रोसेस है। प्रोसेस में आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के बाद में आता है कंट्रोल, डायरेक्टिंग, फिर आता है कंट्रोल, मोटिवेशन, गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है प्रोसेस। तो प्रबंध एक प्रक्रिया है जो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। प्रबंध क्या है? एक प्रक्रिया है जो संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है। सबसे पहले आपने मीनिंग समझ लिया। मीनिंग समझ लेने के बाद में हम आगे चलेंगे। अगले पोर्शन के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ इसके इम्पोर्टेंस और महत्व। मैंने बता दिया कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा? प्रबंध का अर्थ, विशेषता और महत्व। छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है। तो जो छोटे और बड़े क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं वो एक एक क्वेश्चन को मैं आपको पुट ऑन करते जा रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर में आप नोट कर लेना प्रबंध का अर्थ। प्रबंध के अर्थ में जो डायग्राम बनाना है आपको एग्जाम के अंदर, ये डायग्राम बनाना स्किल नीचे। प्रबंध एक प्रक्रिया जो संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस फॉर डूइंग गेटिंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस डूइंग फॉर गेटिंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध एक प्रक्रिया है जो संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की विशेषताएं। जो प्रबंध की विशेषताएं हैं वो आप लिख दो 3P2SADI। 3P2SADI एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो, 3P2SADI। 3P2SADI। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रबंध एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। प्रबंध एक पेशा है। तीसरा आता है मैनेजमेंट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। पर्पसफुल एक्टिविटी। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। पहला है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रबंध एक प्रक्रिया। प्रबंध एक प्रोफेशन है। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण कार्य है। पर्पसफुल एक्टिविटी है। क्या है? पर्पसफुल एक्टिविटी है। एस के अंदर आ जाता है साइंस एंड आर्ट। एस के अंदर लिख दो मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। स्पेशल रोल ऑफ ह्यूमन एलिमेंट। स्पेशल रोल ऑफ ह्यूमन एलिमेंट।
दैट मीन्स मानव तत्व की इसमें विशेष भूमिका होती है। क्या होती है? मानव तत्व की इसमें विशेष भूमिका होती है। एक्टिविटी डीलिंग विथ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटी डीलिंग विथ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ये क्रिया है जो मानव संरक्षण से संबंधित क्रिया है, मानव से संबंधित क्रिया है। ये डिस्टिंक्ट एक्टिविटी है। कैसे एक्टिविटी है? डी में आता डिस्टिंक्ट एक्टिविटी, पृथक क्रिया है। कैसे क्रिया? डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। फिर आता है इंटेंजिबल। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, 3P2S ADI, 3P2S ADI ये प्रबंध की है विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रबंध प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? मैनेजमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। फर्स्ट लिखो, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। इसका डायग्राम बनेगा ये ऐसे, बीच में एक सी लिख दो, ऊपर से एक एरो, नीचे से एक एरो। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सेकंड लिखो, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस कैसे हुई? डायनेमिक प्रोसेस एनवायरमेंट की चेंजेबल, वातावरण परिवर्तनशील है। हर क्षण हर पल वातावरण में कुछ ना कुछ परिवर्तित होता रहता है। हर पल हर क्षण वातावरण में कुछ ना कुछ परिवर्तित होता रहता है। अगर वातावरण में कुछ ना कुछ परिवर्तित होता रहता है तो प्रबंध में हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रक्रिया है। फिर आता है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। प्रबंध एक पेशा है। इसमें आप लिख दो, सबसे पहले पेशा का मीनिंग क्या होता है? अपनी व्यक्तिगत योग्यता, पर्सनल इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन के बेस पर आप अपने नॉलेज को किसी को रिप्रेजेंट करते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो नॉलेज की, उसके बदले में आप पैसा लेते हो, उससे प्रोफेशन कहते हैं। मैनेजमेंट प्रोफेशन है बिकॉज मैनेजमेंट का काम वही पर्सन कर सकता है जिसको मैनेजमेंट का नॉलेज हो, मैनेजरियल स्किल जिसके पास हो, प्रबंधक के कौशल जिसके पास होता है, वही मैनेजमेंट का काम कर सकता है। सो इट इज अ प्रोफेशन, इसलिए ये पेशा है, ये प्रोफेशन है। फिर मैंने बोला ये पर्पसफुल एक्टिविटी है, प्रबंध। मैंने एक डायग्राम बनवाया था, यहाँ पे आपने लास्ट में लिखा था फॉर गेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं हो सकता, बिना ऑब्जेक्ट के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो। बिना उद्देश्य के, बिना ऑब्जेक्ट के आप किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं कर सकते हो। तो मैनेजमेंट का काम आप कैसे कर लोगे? जब कोई भी काम हम बिना ऑब्जेक्ट के नहीं कर सकते तो मैनेजमेंट का काम भी हम बिना ऑब्जेक्ट के नहीं कर सकते। सो इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। ये क्या हुई? पर्पसफुल, उद्देश्यपूर्ण एक्टिविटी हुई। फिर लिखते साइंस एंड आर्ट। किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन जो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करे उसे विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विज्ञान कहते हैं, साइंस बोलते हैं। विज्ञान का मीनिंग होता है, साइंस का मीनिंग होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, a sequence study of subject which makes cause and effect relationship, that is known as science। उसे साइंस बोलते हैं। मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट का सीक्वेंस स्टडी होती है। मैनेजमेंट में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है, सो मैनेजमेंट साइंस है। आर्ट होता है किसी भी काम को सर्वोत्तम ढंग से करना, किसी भी काम को सर्वोत्तम ढंग से करना, गेटिंग वर्क डन इन बेस्ट वे, गेटिंग वर्क डन इन बेस्ट वे, किसी भी काम को सर्वोत्तम ढंग से करना क्या कहलाता है? आर्ट कहलाता है। मैनेजमेंट में मैनेजर ये चाहता है कि वो जो काम कर रहा है उसे बेस्ट वे से करे, अच्छे से अच्छे तरीके से करे, उसका ऑर्गेनाइजेशन सबसे आगे रहे, अपने गोल को अचीव करे, इसलिए मैनेजमेंट आर्ट है। तो मैनेजमेंट क्या हो गया? साइंस एंड आर्ट हो गया। और 100% आपके इसकी नेचर में से क्वेश्चन बनता है मैनेजमेंट इज द साइंस एंड आर्ट। बहुत इसे प्रूव कीजिए। मैनेजमेंट छोटा क्वेश्चन बनता है मैनेजमेंट साइंस है या नहीं, उससे छोटा क्वेश्चन बनता है मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। तो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ से बता दिए। और कैरेक्टरिस्टिक्स में हम आगे चलते, स्पेशल रोल ऑफ ह्यूमन एलिमेंट, मानव तत्वों की विशेष भूमिका, प्रबंध का कार्य मनुष्य द्वारा किया जाता है,
मानव द्वारा किया जाता, हाथी, घोड़ा, कुत्ता से ये प्रबंध का कार्य नहीं करते हैं। और प्रबंध का कार्य, प्रबंधक जिन लोगों का प्रबंध करता है वो सभी मनुष्य होते हैं, सभी मानव होते हैं। वो जानवरों का प्रबंध नहीं करता, क्योंकि जानवरों को जो सिखाता है, जानवरों को सिखाने वाला व्यक्ति प्रशिक्षक कहलाता है, ट्रेनर कहलाता है। जो जानवरों को ट्रेनिंग देता है, सिखाता है, कुत्ते को कहता है जा बॉल पकड़ के लेके आ, वो आदमी प्रशिक्षक कहलाता है, प्रबंधक नहीं कहलाता है। प्रबंधक मनुष्य का काम करता है, मनुष्य का इसमें मुख्य रोल होता है, क्योंकि प्रबंधन करने वाला भी मनुष्य होता है, जिनका प्रबंधन किया जाता है, जिनका मैनेजमेंट किया जाता है, वो भी मनुष्य होता है। फिर आता है एक्टिविटी डीलिंग विथ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अभी बताया था केवल और केवल सिर्फ इंसानों का प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट किसका किया जाता है, सिर्फ मानव का किया जाता है, मनुष्य का किया जाता है, ह्यूमन बीइंग का किया जाता है। हाथी, घोड़ा, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली का प्रबंधन मैनेजमेंट नहीं होता। आप कर सकते हो मैनेजमेंट, हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, भेड़ का, मेरे गली में 40 कुत्ते, उनका मैनेजमेंट करना है, कोई कर सकता है? कोई भी मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। अगर कर सकते हो तो आ जाना, मेरी गली में 40 कुत्ते हैं, मैं ठेका दे सकता हूँ। फिर आता है डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक पृथक क्रिया है, एक पृथक एक्टिविटी है। इतना सा लिखो, आपकी कैपेसिटी एक्सपेंड हो जाएगी। इनटेंजिबल, ना तो आप मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल बिकॉज आप इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। कभी मैनेजमेंट को छुआ है, देखा है, कभी मिले हो उससे क्या और भाई प्रबंधन क्या हजार, और भाई मैनेजमेंट क्या हजार, कभी नहीं कर सकते। मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो अनटचेबल है, अनसीएबल है। सिर्फ आप इमोशनली आप उसको महसूस कर सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो प्रबंध कैसे हुई? इंटेंजिबल एक्टिविटी हुई। तो इतना तो समझ में आ गया 3P2SADI, ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो 100% आपके एग्जाम में आने वाली है। अब हम आगे चलेंगे, इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा पोर्शन है हमारे पास आगे? इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगला जो आपके पोर्शन आता है इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आपके बीएसटी के किसी भी चैप्टर में किसी की भी इंपोर्टेंस आ जाए। हमेशा प्रॉब्लम ये आती है कि इंपोर्टेंस आ जाती है, जैसे मार्केटिंग की इंपोर्टेंस आ गई, कंट्रोल की इंपोर्टेंस आ गई, लीडरशिप की इंपोर्टेंस आ गई, याद बात में कुछ भी नहीं आता। मैं 7 ऐसे इंपोर्टेंस बताऊंगा जो आपके बीएसटी में किसी की भी इंपोर्टेंस पूछे, मैनेजमेंट की पूछे तो आगे मैनेजमेंट का नाम लिख के सॉल्व कर लो, किसी और का पूछे तो किसी और का नाम लिख के सॉल्व कर लो। लेकिन ये 7 इंपोर्टेंस आप कहीं पे भी डाल सकते हो। तो 7 इंपोर्टेंस में से जो फर्स्ट पॉइंट आपका इंपोर्टेंस का होता है वो आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अधिकतम उपयोग। पहली इंपोर्टेंस लिख लो, संसाधनों का अधिकतम उपयोग। कहीं पे भी आ जाए, किसी की भी इंपोर्टेंस पूछे, राइट डाउन 4 इंपोर्टेंस, 5 इंपोर्टेंस, 2 इंपोर्टेंस ऑफ दिस, जिसका भी नाम लिखा उसमें लिख दो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अधिकतम उपयोग। प्रबंध का पूछे तो प्रबंध के अंदर हम अच्छा प्रबंध करेंगे जिससे लॉ कॉस्ट पर लॉ वेस्टेज होगी, लॉ कॉस्ट पर हाई प्रोडक्शन होगा, जिससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और हमारे संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा। 3 पॉइंट बातें याद रखना इसमें कि लॉ वेस्टेज होगी, क्या होगी, मैनेजमेंट का पढ़ रहे हैं तो बता देता हूँ, हम प्रॉपर मैनेज करेंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर रिसोर्सेज का मैनेज करेंगे जिससे लॉ वेस्टेज होगी, हाई प्रोडक्शन होगा, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी और हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लॉ वेस्टेज होने पर हाई प्रोडक्शन होगा, हाई प्रोडक्शन होने से क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, जिससे हम संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे।
संसाधनों का अधिकतम उपयोग पर। अगर यही लीडरशिप के अंदर पूछ लेता तो हम लिखते प्रॉपर लीडरशिप होगी तो हम सभी कर्मचारियों को प्रॉपर रूप से मैनेज कर पाएंगे तो लॉ ऑफ वेस्टेज होगी, लॉ ऑफ वेस्टेज होगी तो हाई प्रोडक्शन होगा, और हाई प्रोडक्शन कैसे होगा? लॉ कॉस्ट पर हाई प्रोडक्शन। किस कॉस्ट पे? लॉ कॉस्ट पे हाई प्रोडक्शन होगा, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हमारी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो अगला पॉइंट लिख दो, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, आपकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो इससे अगला जो आप आई लिखोगे, इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी लाभदायकता में वृद्धि होगी। प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी लाभदायकता में वृद्धि होगी। तो इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है आपकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होंगी, आप अपने प्रतिस्पर्धी पर विजय पा पाओगे। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। फिर लिखोगे क्रिएटिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्रिएटिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, STRUCTURA। प्रभावी संगठन संरचना का निर्माण करना। कैसे संगठन संरचना का निर्माण करना? प्रभावी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाना, प्रभावी संगठन संरचना का निर्माण करना। इससे लिख दिया आपने, ऊपर वाली हटा देता हूं मैं, ठीक है। प्रभावी संगठन संरचना का निर्माण करना। उसके बाद में मैं वापस बता रहा हूं 6 नंबर पे जो आएगी आपके पास, एस्टेब्लिशिंग साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, एस्टेब्लिशिंग साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों का निर्माण, सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों का निर्माण करना। फिर आता है बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, संतुलित, क्या? संतुलित आर्थिक विकास, संतुलित आर्थिक विकास। एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये थे प्रबंध की इंपॉर्टेंस, और ये जो मैंने आपको 9 इंपॉर्टेंस बताई है, ये मैनेजमेंट के बीएसटी के अंदर किसी की भी, चाहे लीडरशिप की पूछे, चाहे इंपॉर्टेंस की पूछे, चाहे मोटिवेशन की पूछे, ये 9 पॉइंट ऐसे हैं जो आप जहां पे भी लिख के आओगे वहां पे आपको नंबर देने से वो नहीं रोक पाएगा अपने आप को। उसके अलावा उन टॉपिक की पर्सनल भी इंपॉर्टेंस अलग होती है, आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन ये 9 पॉइंट ऐसे आप कहीं पे भी लिख के आ सकते हो। अब एक एक पॉइंट को मैं आपको एक बार में ही सारे पॉइंट को एक साथ डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं बता रहा हूँ कि प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। एक डायग्राम आप समझ जाओगे सारे के सारे। क्या होगा? अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशन कैसे होंगे? एम्प्लॉयज के रिलेशन अच्छे होंगे, साउंड रिलेशन बनेगा। जहां पे रिश्ते अच्छे होते हैं, जहां पे रिश्ते अच्छे होते हैं, सब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑर्गेनाइजेशन समझ के काम करेंगे, घर का ऑर्गेनाइजेशन समझ के काम करेंगे, तो लॉ वेस्टेज होगी। क्या होगी? सब ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑर्गेनाइजेशन समझ के काम करेंगे, लॉ वेस्टेज होगी। लॉ वेस्टेज होने से क्या होगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा। क्या होगा? ऑप्टिमम
यूटिलाइज होंगे, रिसोर्सेस क्या होंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइज होंगे, संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा, लो वेस्टेज होंगी, संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है, लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन होगा, जिससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्या होगा, लो कॉस्ट पर प्रोडक्शन होगा, लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन होगा। पूरा का पूरा समझ लेना, क्योंकि सभी पॉइंट में आपको ये डिस्क्राइब करना, लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन होगा, लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन होने से हमारी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आ गया सेकंड पॉइंट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारी सेल क्या होगी, मार्केट से कम में होगी। सेल क्या होगी, मार्केट से कम में होंगी, तो हमारी सेल इंक्रीज होगी। सेल इंक्रीज होने से हमारा क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका मतलब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट बढ़ गया, सेल इंक्रीज हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो हम कंपटीशन में जो हमारा कॉम्पिटिटर था उससे कम लागत पे माल अवेलेबल करवा रहे, सेल कर रहे हैं, उससे कम सेल्स प्राइस पे हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो कंपटीशन में हम उसको लात मार के पीछे कर देंगे और हम आगे चले जाएंगे, तो हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि होगी, हमारी प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि होगी, हमारी क्या होगी, प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि होगी। क्या होगी, प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि होगी, प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि होगी। इससे एक पॉइंट आप लिख सकते थे, इंक्रीज इन गुडविल। एक पॉइंट और लिख दो इसके अंदर 10 नंबर पे, इंक्रीज इन गुडविल। हमारी गुडविल साख में वृद्धि होगी, हमारी गुडविल में वृद्धि होगी, हमारी साख में वृद्धि होगी। ये सब काम होगा, कैसे होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट से। आया समझ में इंपॉर्टेंस, एक डायग्राम में पूरी इंपॉर्टेंस मैंने समझा दी है। और ये कि ये आप लीडरशिप के अंदर भी लिख सकते हो, प्रॉपर लीडरशिप यहाँ पे लिख दो, प्रॉपर लीडरशिप होगी तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। एम्प्लॉय, फिर एम्प्लॉय के साथ अच्छे रिश्ते होंगे तो लो वेस्टेज पर प्रोडक्शन करेगा, लो वेस्टेज होगी जिससे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, लो कॉस्ट पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी, सेल से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने से आपके पास क्या होगा, कंपटीशन में आप प्रतिस्पर्धी को मुक्का मार के पीछे कर दोगे। जैसे ही आपने प्रतिस्पर्धी को पीछे कर दिया, कॉम्पिटिटिव को पीछे कर दिया, तो आपकी गुडविल भी बढ़ जाएगी। हर कोई पूछेगा और सेठ जी आया समझ में, कोई प्रॉब्लम? इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के जितने मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, ये बीएसटी में मैंने ऐसे कॉमन पॉइंट बताए हैं जो आप किसी की भी इम्पोर्टेंस में लिख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आए आप उसमें ये इम्पोर्टेंस लिख सकते हो। मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंस के क्वेश्चन आपके जो बनने वाले हैं एग्जाम में, सबका एक आंसर बता दिया है। अब आपको लिखना कैसे है वो आपकी तकलीफ है। आया समझ में? अब इतना आने के बाद हमारे पास आता है नेचर। आगे जो पोर्शन होता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति। अगला पोर्शन क्या है? प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति में मैं बता देता हूँ, एक तो आपको प्रबंध को क्या कहता है, प्रबंध प्रक्रिया है, प्रोसेस। प्रबंध क्या है? प्रक्रिया है। फर्स्ट बात तो एक आप ये बोलते हो। सेकेंड आप बोलते हो प्रबंध कला और विज्ञान, साइंस एंड आर्ट। साइंस एंड आर्ट, कला और विज्ञान। प्रबंध की प्रकृति में एक आप बात प्रबंध को बोलते हो प्रोफेशन, पेशा। प्रबंध पेशा है, प्रोफेशन, ये आप लिख सकते हो पेशा। इसके बाद आप बोलते हो प्रबंध मैनेजमेंट इज अ सिस्टम। क्या है? प्रबंध सिस्टम है, प्रणाली। आया समझ में? ये आप किसके सामाजिक उत्तरदायित्व संस्था भी बोलते हो। आप मैनेजमेंट को क्या बोलते हो? सामाजिक उत्तरदायित्व संस्था, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूट। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, साइंस एंड आर्ट है, प्रोफेशन है और सिस्टम है। प्रबंध की प्रक्रिया में ये 4 पॉइंट आते हैं। 4 पॉइंट में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। 4 पॉइंट में से ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके बनते हैं। फर्स्ट होता है साइंस एंड आर्ट, सेकंड होता है
प्रोफेशन। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है? 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आपके 100% क्वेश्चन पुट ऑन होने वाला है। अगर आपके पिछले साल साइंस और आर्ट में से क्वेश्चन आ गया तो इस साल प्रोफेशन में से आ जाएगा, अगर प्रोफेशन में से आ गया तो साइंस एंड आर्ट में से आ जाएगा। साइंस एंड आर्ट में से आपके बड़ा भी क्वेश्चन आ सकता है और छोटा भी क्वेश्चन आ सकता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, या सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन जो 6 नंबर या 8 नंबर का होता है वो वाला क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है। आया समझ में? अब इतना आने के बाद में सबसे पहले हम चलते हैं प्रोसेस कैसे है। प्रोसेस मैंने बता दिया था प्रोसेस वाला पोर्शन में। ये प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलती है। कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलती है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। सेकंड है ये साइंस एंड आर्ट। साइंस एंड आर्ट के पोर्शन में मैंने आपको बता दिया था, मैंने प्रोसेस का डायग्राम भी बनाया था, जो मैंने मैनेजमेंट का डायग्राम आपको बताया अभी सेक्शन में, वो प्रोसेस का डायग्राम आ सकते हो। और डिस्क्राइब में पढ़ना हो पूरा का पूरा तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। साइंस एंड आर्ट्स पे हम फोकस करते हैं, पदबद्ध विज्ञान है। तो मैंने आपको बताया था साइंस का मीनिंग आपको सबसे पहले लिखना है ए पोर्शन। ऐसे आपको ए पोर्शन में लिखना है फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ साइंस। मीनिंग ऑफ साइंस में आपको लिखना है विज्ञान किसको बोलते हैं? साइंस को। मैंने अभी बताया था किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन जो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करे। क्या करे? कारण व परिणाम में संबंध स्थापित करे, उसे विज्ञान बोलते हैं। और सीक्वेंस स्टडी ऑफ सब्जेक्ट विच मेक्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दैट इज नाउन एज साइंस। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना देख लो। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है इसकी विशेषता, विज्ञान की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक। पहला तो होता है क्रमबद्ध अध्ययन, सीक्वेंस स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। फिर सेकंड होता है इट हैव अ प्रिंसिपल, विज्ञान के खुद के सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं। विज्ञान के क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं, विज्ञान के स्वयं के सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं। तीसरी जो इसकी बात आती है यह कारण व परिणाम में संबंध स्थापित करता है। किसमें करता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को मेक करता है। आपके एग्जाम में ये सवाल पुट ऑन होने वाला तो ध्यान से देख लो। जो थर्ड पॉइंट आता है, तो आपने ये लिख लिया, विशेषता लिख ली। अब थर्ड पॉइंट के अंदर आता है आपके पास पोर्शन। क्या प्रबंध विज्ञान है? क्या मैनेजमेंट इज अ साइंस? क्या आपने को मैनेजमेंट इज अ साइंस। अब इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख दो। मैनेजमेंट के अंदर भी सीक्वेंस स्टडी होती है सब्जेक्ट की, ये इसके भी प्रिंसिपल होते हैं, इसके भी रूल्स होते हैं, इसके भी रेगुलेशंस होते हैं, और ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। 1 2 3 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट पे लिखना अकॉर्डिंग टू 1 2 और 3, अकॉर्डिंग टू 1 2 3 पॉइंट मैनेजमेंट इज द साइंस, प्रबंध विज्ञान है। 1 2 3 बिंदु के अनुसार यह सिद्ध होता है कि प्रबंध विज्ञान है। इसी टाइप से आप आर्ट लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो? कला। किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना कला कहलाता है। बेस्ट वे में किसी भी वर्क को करना कला कहलाता है। इसकी विशेषता लिख दो, इसमें क्रिएटिविटी होती है। क्या होती है? कला में क्या आती है? क्रिएटिविटी आती है। ये नॉन ट्रांसफरेबल है, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार है जिसे अच्छी पेंटिंग बनाने आता है, क्या वो अपने बीवी को सिखा सकता है? क्या अपने बच्चों को सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता। मेरे मामा को अच्छी पेंटिंग बनानी आती है, मेरे मामा को अच्छी पेंटिंग बनाने, पर उनके बेटे को नहीं आती, मुझे नहीं आती। मेरे नाना अच्छे पेंटर है, जो तुम्हें माने में पेंटर है, मामा अच्छे पेंटर है, लेकिन हमको नहीं आती। क्यों? क्रिएटिविटी एक से दूसरे को ट्रांसफर नहीं होती, आती है लेकिन हम उनके बराबर की पेंटिंग नहीं कर सकते। क्रिएटिविटी जो होती है वो ट्रांसफरेबल नहीं होती, नॉन ट्रांसफरेबल होती है। ये नॉलेज बेस्ड होती है। क्या होती है? नॉलेज बेस्ड होती है। इसमें जिसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, मैनेजमेंट भी नॉलेज बेस्ड होता है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट का नॉलेज लेना पड़ता है। सेकंड, इसमें भी क्रिएटिविटी होती है। मैनेजमेंट का काम करने के लिए स्किल की जरूरत होती है और आर्ट का काम करने के लिए भी स्किल की जरूरत होती है। 1 2 3 के अनुसार प्रबंध विज्ञान के साथ साथ कला भी है। अब ये पॉइंट में आपको मैंने बताया था आर्ट साइंस, सेकंड पॉइंट में बताया
आर्ट। अगर आ जाए क्या कला और विज्ञान दोनों है तो आपको सी पॉइंट लिखना होगा, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ, इसमें लिखना होगा अकॉर्डिंग टू ए बी पॉइंट वी प्रूव दैट मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। हम ए और बी बिंदु से हम ये प्रूव कर सकते हैं प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। इसके साथ एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ जो आपको नोट में लिखनी है, जो आपके एग्जाम में शायद ही एक दो स्टूडेंट होंगे जो ये वीडियो देखते हैं वो लिख के आ पाएंगे, बाकी कोई नहीं लिख के आ पाएगा। नोट में इतना सा लिखना है, हाँ प्रबंध विज्ञान है, यस मैनेजमेंट इज अ साइंस बट इट इज अ पॉजिटिव साइंस। दो प्रकार एक सकारात्मक विज्ञान होती है, एक आदर्शमूलक विज्ञान होती है। तो प्रबंध तो विज्ञान तो है, लेकिन प्रबंध कैसे विज्ञान है? एक होती है सकारात्मक विज्ञान, एक होती है आदर्शमूलक विज्ञान। प्रबंध आदर्शमूलक विज्ञान है, सकारात्मक विज्ञान नहीं है। प्रबंध आदर्शमूलक, क्योंकि मैनेजमेंट के सिद्धांत भौतिक विज्ञान की तरह ठोस नहीं है। प्रबंध के सिद्धांत भौतिक विज्ञान की तरह ठोस नहीं है, गणित की तरह ठोस है। 2+2 4 होंगे, गणित में होंगे तो होंगे, वो सकारात्मक विज्ञान है, जो होना है वो होगा। तो प्रबंध सकारात्मक विज्ञान तो नहीं है, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत भौतिक विज्ञान की तरह गणित की तरह ठोस नहीं है। हाँ प्रबंध आदर्शमूलक विज्ञान है, क्योंकि बायोलॉजी की तरह, बायोलॉजी में इसका इलाज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डॉक्टर क्या करता है, सिर्फ एक मशीन समझता है मनुष्य की बॉडी को और उसका इलाज करने की कोशिश करता है, अपने एक्सपेरिमेंट करता है, ये हो जाए, तुक्के मारता है। तो प्रबंध में हम क्या मारते हैं, तुक्के मारते हैं। तो प्रबंध आदर्शमूलक विज्ञान है, प्रबंध आदर्शमूलक विज्ञान है, किसकी तरह? बायोलॉजी की तरह। किसकी तरह? जीव विज्ञान की तरह प्रबंध आदर्शमूलक विज्ञान है। आया समझ में? इतना लिख लेने के बाद में आपके पास एक अगला जो आता है स्टेप, प्रोफेशन। मैंने बोला था कि दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। प्रोफेशन के बारे में मैंने पहले बता दिया था, अब वापस बता देता हूँ। पेशा, अपने नॉलेज के बेस पर आप किसको सर्विस प्रोवाइड करो और उस सर्विस के बदले में पैसा लेना, उसे पेशा बोलते हैं। पेशा की विशेषता, इसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के बेस पर आप सर्विस प्रोवाइड करोगे और सर्विस के बदले में पैसा लोगे। मैनेजमेंट के अंदर आज वर्तमान समय में मैनेजर तैयार किए जा रहे हैं, बीबीए और एमबीए जैसे कोर्स करवाते हैं, जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और सर्विस प्रोवाइड करके पैसा लेते हैं। और ये बीबीए एमबीए की डिग्री लेने के लिए ज्ञान जरूरी है, इसलिए मैनेजमेंट प्रोफेशन है। क्या प्रबंध पूर्ण पेशा है? अब सवाल कभी कभी घुमा के देता है, कितना लोग कहते कब पेपर आ गया, गलती से पैसा नहीं देके बोले क्या प्रबंध पूर्ण पेशा है? प्रबंध पूर्ण पेशा नहीं है, इतना सा तो लिखना है। पैसे के बारे में लिख दिया, प्रबंध पूर्ण पेशा नहीं है। जिन्होंने कहा प्रबंध पूर्ण पेशा नहीं है, उन्होंने कहा आप भले ही बीबीए और एमबीए की डिग्री करवा दो, फिर भी वो अच्छा मैनेजरियल स्किल जरूरी नहीं है होगी। उसने कहा कई ऐसे लोग हैं जिनमें मैनेजरियल स्किल बिना डिग्री के हैं, बिना कोर्स की, बिना डिग्री के भी उनमें मैनेजरियल स्किल है। इसलिए प्रबंध पूर्ण पेशा नहीं है। ये प्रबंध जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की प्रकृति का है। किसी को जन्मजात की मैनेजमेंट की स्किल होती है, किसी में अर्जित करनी पड़ती है। लेकिन पेशा पूर्ण पेशा नहीं है। तो ये कैसा पेशा है? डेवलपिंग प्रोफेशन है। कैसा है? डेवलपिंग प्रोफेशन है, जिसका अभी डेवलपमेंट हो रहा है, जिसका अभी डेवलपमेंट हो रहा है। ये तो था आपके पास प्रबंध का जो फर्स्ट चैप्टर आपके खत्म होता है। सेकेंड आता है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का था फर्स्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके सारे जो क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपको बता दी। अब जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसे कहते हैं प्रबंध का क्षेत्र। प्रबंध के जो क्षेत्र हैं, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। जो बड़े लेवल पे मैं दो पार्ट बता देता हूँ। एक तो होता है क्रियात्मक क्षेत्र, फंक्शनल स्कोप। क्या कौन सा आता है? क्रियात्मक क्षेत्र, फंक्शनल स्कोप। और सेकेंड आता है
गैर व्यावसायिक क्षेत्र। क्रियात्मक क्षेत्र में आ जाता है व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक और नवीन। व्यावसायिक, क्रियात्मक, नवीन क्रियात्मक। आया समझ में? प्रबंध का क्षेत्र ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीएससी वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। आपके भी है कोर्स में, लेकिन आपके लिए थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट में आता है फंक्शनल स्कोप और गैर व्यावसायिक क्षेत्र का, नॉन बिजनेस सेक्टर का स्कोप। तो जो क्रियात्मक क्षेत्र में जो स्कोप है, इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है नवीन क्रियात्मक। क्वेश्चन आपके 100% अगर पुट डाउन होता है तो नवीन क्रियात्मक से होगा या व्यावसायिक क्रियात्मक से होगा, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके पास है नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। सबसे पहले आता है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के क्षेत्र। ये डायग्राम बना देना, क्रियात्मक क्षेत्र और गैर व्यावसायिक क्षेत्र, व्यावसायिक, क्रियात्मक, गैर व्यावसायिक और नवीन क्रियात्मक। यहाँ पर आता है गैर व्यावसायिक क्षेत्र। गैर क्रियात्मक क्षेत्र से कहते हैं जिसमें उपक्रम से संबंधित, उद्योग से संबंधित क्रियाओं का निष्पादन किया जाता है, उसे क्रियात्मक क्षेत्र कहते हैं या फंक्शनल स्कोप कहते हैं। फंक्शनल स्कोप जहाँ पे इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटी को किया जाता है, उपक्रम से संबंधित क्रियाओं को जहाँ पे किया जाता है उसे क्रियात्मक क्षेत्र कहते हैं। और गैर व्यावसायिक क्षेत्र जहाँ पे उपक्रम से संबंधित क्रियाएं नहीं की जाती है। आया समझ में? प्रबंध के क्षेत्र में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके नवीन क्रियात्मक। तो नवीन क्रियात्मक के जितने भी बिंदु है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब पढ़ के चले जाना। इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना और ज्यादा फोकस करना नवीन क्रियात्मक पे, सेकंड फोकस करना व्यावसायिक क्रियात्मक से। इन दोनों में से आपके 100% क्वेश्चन है और आपके छोटा क्वेश्चन बनेगा 4-4 नंबर का। डायग्राम आपको क्वेश्चन किसी का भी है, नवीन क्रियात्मक का है, चाहे व्यावसायिक क्रियात्मक का है, चाहे गैर व्यावसायिक का है, आएगा आपका इन दोनों में से एक क्वेश्चन। आपको ये डायग्राम बनाना सबसे पहले, उसके बाद इसके ऊपर टिक करना, एक स्टार बनाना इसके आगे, उसके बाद नवीन क्रियात्मक को लिखना, 3 लाइनें लिखी, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी, क्वेश्चन का एंड हो जाएगा। आया समझ में? अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। आगे आता है प्रबंध प्रक्रिया या प्रबंध के कार्य, मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रबंध प्रक्रिया ऑब्लिक कार्य, इसके जो प्रबंध प्रक्रिया या कार्य है, इसको 2 भागों में बांट लेते हैं अपन। एक तो आता है प्रमुख कार्य, एक होता है सहायक कार्य। प्रमुख कार्य के अंदर मतलब मेन फंक्शंस आते हैं और सहायक कार्य के अंदर आते हैं आपके दूसरे। इसमें आप लिख दो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, POCDC। और यहाँ पे जो आते हैं आपके पास डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग, इनोवेशन, कम्युनिकेशन और रिप्रेजेंटेटिव। आया समझ में? यहाँ पे लिख दो मैनेजमेंट प्रोसेस या फंक्शन। आपके भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कोर्स के अंदर है, तो जो आते हैं मैनेजमेंट के फंक्शन है, ये होता है मेन फंक्शन और ये होते हैं हेल्पिंग फंक्शन। प्रबंध के कार्य, प्रबंध प्रक्रिया या कार्य, मैनेजमेंट प्रोसेस या फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शन में आता है मेन फंक्शन जिसे कहते हैं प्रमुख कार्य, सहायक फंक्शन जिसे कहते हैं हेल्पिंग फंक्शन। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। जो मेन फंक्शन है उसमें आता है POCDC, प्लानिंग। पी का मीनिंग होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। ये तो है मेन फंक्शन। कितने हुए? 5 फंक्शन तो है मेन। फिर आता है सहायक कार्य जिसे कहते हैं हेल्पिंग फंक्शन, जिसे बोलते हैं हेल्पिंग फंक्शन। इसमें लिखो डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग,
इनोवेशन, डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग, इनोवेशन, डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग, इनोवेशन, कम्युनिकेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव। डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग, इनोवेशन, कम्युनिकेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव। अब इनके छोटे छोटे जो डेफिनेशंस है वो सब मेरे पिछले कुछ वीडियोस है उनमें से आप देख के पढ़ लेना। तो मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रबंध के कार्य हैं, इनको मैंने दो भागों में बांटा है, मेन फंक्शन एंड हेल्पिंग फंक्शन। POCDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। फिर आता है हेल्पिंग फंक्शन, जिसे आप बोलते हो जो प्रबंध की सहायता करते हैं, जो प्रबंधक की सहायता करते हैं प्रबंधन में, उसे कहते हैं सहायक कार्य। प्रमुख कार्य जिन्हें प्रबंधक को करना होता है, जिनके बिना प्रबंध का कार्य, मैनेजमेंट का वर्क नहीं किया जा सकता, उसे प्रमुख कार्य कहते हैं। जिनके बिना मैनेजमेंट नॉट पॉसिबल, जिनके बिना प्रबंधन संभव नहीं है, वे प्रमुख कार्य हैं। और जो हेल्प करते हैं, इट हेल्प इन मैनेजमेंट, जो मैनेजर की हेल्प करते हैं मैनेजमेंट में, वे होते हैं हेल्पिंग फंक्शन। इसमें आता है डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग, इनोवेशन, कम्युनिकेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव। कोई प्रॉब्लम? इतना आया समझ में? इतना आने के बाद में हम आगे चलते हैं। अगला जो आपके पोर्शन है, अगला जो आपके क्वेश्चन जो पुट डाउन होने वाला है, आपके सेकंड चैप्टर में से जो क्वेश्चन पुट डाउन होने वाला है, उस क्वेश्चन के अंदर आपके आता है रोल ऑफ मैनेजर। रोल ऑफ मैनेजर। प्रबंधक का रोल क्या है? प्रबंधक 3 प्रकार के रोल निभाता है। एक इंटरपर्सनल रोल, एक इंफॉर्मेशनल रोल, एक डिसीजनल रोल। कितने रोल निभाता है? अंतरवैयक्तिक भूमिका, इंटरपर्सनल रोल, अंतरवैयक्तिक भूमिका। एक होती है उसकी भूमिका, प्रबंधक की भूमिका, हिंदी में लिखते हैं प्रबंधक की भूमिका। भूमिका किसकी? प्रबंधक की। इंफॉर्मेशनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल। और तीसरी जो भूमिका प्रबंधक निभाता है उसे कहता है डिसीजनल रोल, डिसीजनल रोल। एक प्रबंधक 3 प्रकार की भूमिका निभाता है। इंटरपर्सनल रोल, उसे कर्मचारियों के साथ संबंध बनाने होते हैं। उसे ऑर्गेनाइजेशन के 2 प्रकार के एनवायरनमेंट होता है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण। आंतरिक वातावरण में प्रबंधक, स्वामी, कर्मचारी, विनियोजक है, प्रबंधक, स्वामी, कर्मचारी आते हैं। इन सभी व्यक्तियों के साथ उसको संबंध बना के रखना पड़ता है, अच्छे संबंध बना के रखना पड़ता है। उनको कार्य सौंपना पड़ता है, उनकी अथॉरिटी क्या होगी, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उनके अधिकार क्या होंगे, उनके उत्तरदायित्व क्या होंगे, सभी को डिसाइड करने का काम इंटरपर्सनल भूमिका में आता है। जो संगठन के अंदर काम करेगा वो इंटरपर्सनल में आएगा, और जो संगठन के बाहर काम करेगा इंफॉर्मेशनल रोल में। आंतरिक वातावरण से सूचनाएं लेना, हमारी स्ट्रेंथ क्या, हमारी वीकनेस क्या, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या, हमारे लिए थ्रेट्स क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन लेना। नीचे वाले जो लो लेवल के मैनेजर है, सुपरवाइजर है, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, निम्न स्तर के प्रबंध पर, पर्यवेक्षक स्तर पर क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही है, उसके बारे में जानकारी लेना। और जो प्लान बनाया है उसको सबको जानकारी प्रोवाइड करने का काम करता है। ये इंफॉर्मेशनल रोल है, मतलब जानकारी देना, सूचनाएं देना। डिसीजनल रोल, प्रबंधक समय समय पर सूचना प्रोवाइड करता है, डिसीजन लेने पड़ते हैं। टॉप लेवल के मैनेजर डिसीजन लेते हैं प्लान बनाने का, प्लानिंग करने का डिसीजन वो लेते हैं, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने का डिसीजन लेते हैं। मिडिल लेवल के मैनेजर अपने डिपार्टमेंटल लेवल पर जो प्लान बनाते हैं, उन मेन प्लान को कैसे अचीव करना है उससे रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। और लो लेवल के मैनेजर डेली रूटीन में जो काम होते हैं, डेली रूटीन में होने वाले काम का, निम्न स्तर के प्रबंधक डेली रूटीन में होने वाले काम का निर्णय लेते हैं। तो प्रबंधक के 3 प्रकार के जो रोल है मैंने आपको बता दिया, इंफॉर्मेशनल, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशन, डिसीजनल रोल। आप ये पढ़ लेना क्योंकि इनमें से एक छोटा क्वेश्चन बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा सा क्वेश्चन इसमें से पुट ऑन होने वाला है। प्रबंधक की भूमिका बताइए। छोटे छोटे इनमें से 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। फिर आगे आपके आते हैं
लेवल ऑफ मैनेजर, प्रबंध के स्तर, क्या प्रबंध के स्तर, लेवल ऑफ मैनेजर, प्रबंध के स्तर। प्रबंध के स्तर पर आपके 3 स्तर होते हैं, एक होता है टॉप, एक होता है मिडल, एक होता है लॉ लेवल। इसमें से 100% आपके पास क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। तो सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो, 100% एक क्वेश्चन आपकी पुट डाउन होने वाला है। लेवल ऑफ मैनेजर, टॉप लेवल क्या काम करता है, मिडिल लेवल क्या काम करता है, लॉ लेवल क्या काम करता है। टॉप लेवल पर काम करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, मिडिल लेवल पर काम करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, लॉ लेवल पर कौन होते हैं। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहाँ पे काम करता है, टॉप लेवल पे काम करता है। जिसकी केस स्टडी बनेगी वो यहाँ से बनेगी। टॉप लेवल का काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का प्लान बनाना, संगठन के नियोजन करना, प्लान बनाने के बाद में उसका दूसरा काम होता है ऑर्डर्स देना। मिडिल लेवल का काम होता है डिपार्टमेंटल, ये होता है डिपार्टमेंटल ऑफिसर, विभागीय अधिकारी। मिडिल लेवल का मैनेजर क्या होता है, डिपार्टमेंटल ऑफिसर, विभागीय अधिकारी। मिडिल लेवल का काम क्या होता है, टॉप लेवल ने जो प्लान बनाए हैं उस प्लान को क्लियर करना, क्लैरिफाई करना। कहाँ पे, लॉ लेवल पर। टॉप लेवल ने जो प्लान बनाया है उसको क्लैरिफाई करना, लॉ लेवल पर इसका ये काम होता है। उस प्लान को समझाने का काम इसका होता है मिडिल लेवल का। और डिपार्टमेंट के लिए प्लान बनाना, विभाग के लिए क्या बनाना, डिपार्टमेंट के लिए प्लान बनाना, विभाग के लिए योजना बनाना, लॉ लेवल। इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं, प्रथम पंक्ति। यहाँ पे काम करने वाला होता है सुपरवाइजर। क्या होता है, सुपरवाइजर। इसका काम होता है डेली रूटीन के वर्क करना, डेली रूटीन के वर्क करना, डे टू डे प्लान बनाना, काम को देखना, ऑब्जर्व करना, काम को देखना, काम बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा, सजेशन देना। सजेशन किसको देगा, ये टॉप लेवल को सजेशन देने का काम करता है। और एक और इसका जो सबसे बड़ा काम होता है लॉ लेवल का यही काम होता है कि वो टॉप लेवल को अपनी प्रॉब्लम्स बताए, जो प्रॉब्लम्स हो रही है उस प्रॉब्लम्स को बताए टॉप लेवल को। ये होते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से आपके 100% क्वेश्चन आने वाला है। कोई प्रॉब्लम, तो आपके इसके साथ आपके 2 चैप्टर एंड हो जाते हैं। इसके साथ आपके 2 चैप्टर एंड हो जाता है। अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो था लीडरशिप। अगला जो चैप्टर है लीडरशिप हम थोड़ी देर बाद में पढ़ने वाले हैं।